हमारे चैनल शार्प IQ एजुकेशन में MA पॉलिटिकल साइंस की दूसरी किताब अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत और समस्या को हम लोग पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर 1 यथार्थवाद एवं नव यथार्थवाद को पढ़ लिया था। अगर आपने ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। इससे भी पहले हम लोग ने MPS 001 राजनीतिक सिद्धांत, MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास का कई चैप्टर हम लोग ने खत्म कर लिया था। वो भी ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम लोग को शुरू करना है चैप्टर 2 उदारवादी एवं नव उदारवादी उपागम चैप्टर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे लेक्चर का PDF टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली करंट अफेयर के पोस्ट अपडेट करता रहता हूँ और आप अपनी क्वेरीज भी मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। उदारवादी एवं नव उदारवादी उपागम। अब आइए समझते हैं उदारवाद क्या होता है। उदारवाद अगर हम वैसे देखें तो एक शब्द आ रहा है उदार, यानी कि उदारता प्रवृत्ति का होना, यानी थोड़ा उदार होना। आइए इसमें समझते हैं। पहला है लॉक को उदारवाद का आत्मा कहा जाता है। जो सर लॉक हैं उनको उदारवाद का आत्मा कहा जाता है। उदारवाद दर्शन राज्य की प्राथमिक दायित्व समस्त आवश्यक हितों की रक्षा करता है तथा उन अवस्थाओं और माध्यमों की रक्षा करता है जिनके द्वारा हितों का संघर्ष कम से कम बल प्रयोग द्वारा समाप्त किया जा सकता है। आइए इसको समझते हैं फिर से। उदारवादी दर्शन राज्य की प्राथमिक दायित्व समस्त आवश्यक हितों की रक्षा करता है, यानी कि जो एक समाज में जो उनके हित हैं, यानी कि लोगों के जो हित हैं उनकी रक्षा करता है उदारवाद। यानी कि जो हित हैं जैसे कि स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई, तो इन हितों की रक्षा जो है उदारवाद करता है और उन अवस्थाओं और माध्यमों की रक्षा करता है जिनके द्वारा हितों का संघर्ष कम से कम बल प्रयोग के द्वारा समाप्त किया जा सके, यानी कि और मोस्टली उन हितों की ज़्यादा अच्छे से रक्षा करता है जिनको कम बल प्रयोग द्वारा ही उनके हितों को कुचला जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, महिलाओं की स्वतंत्रता हो गई, बाल शिक्षा का हो गया और दास जो प्रथा चलती थी, तो ऐसे इनके हितों की ज़्यादा और रक्षा करता है कौन? उदारवादी उपागम। इस अवधारणा को हम उदारवादी उपागम के अंतर्गत समझ सकते हैं, यानी कि ये क्या करता है? आवश्यक हितों की रक्षा करता है। समाज में रहने वाले लोगों की जो हित हैं इसकी क्या करता है? उदारवाद रक्षा करता है। उदारवादी शासन शक्ति पर नहीं बल्कि इच्छा पर आधारित है। जो उदारवादी जो शासन है ये एक तरह से शासन करने वाले की इच्छा पर आधारित है। विभिन्न समुदायों एवं व्यक्तियों का आदर करता है। जो समुदाय हैं, जो व्यक्तियां हैं, उनकी क्या करता है? आदर करता है। सामाजिक परिवर्तन पर विश्वास करता है, यानी ये क्या विश्वास करता है कि धीरे धीरे समाज परिवर्तित हो सकता है, तो इस चीज़ पर यह विश्वास रखता है। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय भौतिक और अंतर्राष्ट्रीय शांति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान चाहता है, ना कि युद्ध द्वारा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय भौतिकता और अंतर्राष्ट्रीय शांति द्वारा कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय समस्या उत्पन्न हो रही है उसका समाधान किया जा सकता है, इस विचार पर विश्वास करता है और वह युद्ध के विचार को नकारता है। आइए आगे देखते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से उदारवाद एक विशाल आंदोलन था जिसका प्रभाव पश्चिमी यूरोपीय देशों और अमेरिका पर पड़ा। जो उदारवाद था ये एक विशाल आंदोलन था जिसका जो प्रभाव था वो यूरोपीय देशों और अमेरिका पर पड़ा, लेकिन इसका जो विकास था, जो व्यवस्थित विकास इसका ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में इसका विकास हुआ, पर जो प्रभाव पड़ा वो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के देशों पर भी पड़ा। आइए इसमें आगे समझते हैं नव उदारवादी उपागम। 1914 प्रथम विश्व युद्ध तक संपूर्ण यूरोप में उदारवाद का बोलबाला था, परंतु भयानक विश्व युद्ध के कारण रूस, फ्रांस में गहरे आर्थिक संकट, मंदी के कारण जिन्होंने उदारवादी विचारधारा को धक्का पहुंचाया। तो 1914 प्रथम विश्व युद्ध तक ये पूरे संपूर्ण यूरोप में इसका बोलबाला था, लेकिन जो भयानक विश्व युद्ध हुआ उसके बाद जो रूस और फ्रांस में क्या हुआ? आर्थिक संकट
और मंदी हुई, और इस कारण इसने उदारवादी विचारधारा को काफ़ी धक्का पहुंचाया। नव उदारवाद का जन्म हुआ। यह प्रगति एवं सहयोग के संबंध में आशावादी दृष्टिकोण रखता है। अब जो नव उदारवादी, एक देखिए उदारवाद का जगह अब एक नया, उसमें एक नए विचार का उत्पन्न हुआ उदारवाद में, और ये क्या करता है, ये प्रगति और सहयोग के संबंध में आशावादी दृष्टिकोण रखता है। यानी अब वो समाज के हित तो ही है, अभी आप हित तो रखिए, लेकिन अब साथ ही साथ प्रगति भी और सहयोग भी जरूरी है। तो इसी कारण, क्योंकि ये जो आर्थिक संकट आया था, अब आर्थिक संकट आया तो उससे उबरने के लिए क्या करना चाहिए, लोगों को कोई कार्य करना चाहिए। अब लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कार्य में। इसके कारण जो नव उदारवाद है उसका जन्म हुआ, और यह क्या करता है, यह प्रगति और सहयोग के बीच में संबंध के लिए आशावादी दृष्टिकोण उत्पन्न करना है। यानी कि इसका जो मेन उद्देश्य है वो प्रगति ही है। आगे देखते हैं, वे वर्तमान परिस्थितियों में मनुष्य की वास्तविक क्षमताओं का विकास चाहते हैं। जो मनुष्य की जो वास्तविक क्षमता है यह विकास चाहते हैं। कौन? नव उदारवाद। व्यक्ति की शक्ति का विकास उसकी रुचि है, ताकि व्यक्ति समाज के हितों के क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। ये व्यक्ति की शक्ति के विकास की प्राथमिकता देते हैं। यानी व्यक्ति की जो शक्ति है इसको विकास हो सके, ताकि व्यक्ति क्या कर सके, समाज के हित और क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। अपना क्या कर सके, योगदान दे सके, ताकि आर्थिक, अगर बाय द वे समाज में या राष्ट्र में कोई आर्थिक संकट आए तो इससे उबारा जा सके। तो इस चीज़ के कारण ये व्यक्ति के शक्ति के विकास पर बल देते हैं। सरकार स्वतंत्र समाज के अस्तित्व का सहारा देना है। यानी ये कैसा चाहते हैं, एक स्वतंत्र समाज का गठन चाहते हैं। आइए इसको एक बार दोनों के बीच के अंतर समझ लेते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा नव उदारवाद और उदारवाद में अंतर। तो उदारवाद, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि व्यक्ति की पारस्परिक निर्भरता एवं सहयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के आधार पर चाहता है, और मतभेद के बीच बातचीत करके हल कर सकते हैं। इस चीज़ पर यह उदारवाद विश्वास रखता है। तो उदारवाद क्या करता है, व्यक्ति की निर्भरता, जो व्यक्ति की निर्भरता है राष्ट्र के प्रति और सहयोग है, इस पर विश्वास करता है, इसको प्राथमिकता देता है। और मतभेद अगर हो तो उसको बातचीत करके हल किया जा सकता है, इस चीज़ पर विश्वास करता है उदारवाद। और वहीं नव उदारवाद क्या है कि प्रगति एवं सहयोग के प्रति इतनी आशावादी दृष्टिकोण नहीं रखता है जितना उदारवाद रखता है। यानी कि व्यक्ति इस पे निर्भर रहें, या व्यक्ति जो है निर्भर रहे राष्ट्र पर, इतने आशावादी दृष्टिकोण नव उदारवाद नहीं रखता है। वे वर्तमान स्थिति में अनुसार मनुष्य का विकास चाहता है, और क्या चाहता है, मनुष्य का विकास कर सके, और व्यक्ति की जो वास्तविक क्षमता है और जो शक्ति है इसका विकास चाहता है नव उदारवाद। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं भूमंडलीय अवधारणा। भूमंडलीय अवधारणा से हम लोग क्या समझते हैं, तो भूमंडलीय अवधारणा इसके अंतर्गत वैश्वीकरण को इसमें मान्यता दी गई है। विभिन्न देश आर्थिक संबंध स्थापित करते हैं भूमंडलीय अवधारणा के अंतर्गत। यानी जो अलग अलग देश हैं वर्ल्ड में, जो अलग अलग देश हैं उनके बीच में आर्थिक जो संबंध है वो स्थापित होता है। आर्थिक एकीकरण पर बल दिया जाता है। गैर कानूनी कार्यों को एकजुट होकर निराकरण किया जाता है, जैसे कि आतंकवाद हो गया कारण, जैसे जो देश है जो परमाणु युद्ध के लिए चेतावनी देता है या करना चाहता हो, इस चीज़ पर रोक लगाना, नशीली वस्तुओं का व्यापार ना निषेध करना। तो इन सब ये सब जो संकट या जो ये सब समस्याएं होती हैं, इनका एकजुट होकर निराकरण करना भूमंडलीय अवधारणा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है असमानता खत्म करना। एकजुट होकर जो असमानताएं हो रही हैं, जो कोई निम्न तबके के लोग हैं उन पर अगर अत्याचार हो रहा है तो उसको एकजुट होकर इसको ख़त्म करना, या भूमंडलीय अवधारणा के अंतर्गत आता है। आइए अब इम्पॉर्टेंट है, एक टॉपिक समझ लेते हैं, उदारवाद और यथार्थवाद में अंतर। अभी हम लोग ने जो उदारवाद को पढ़ा और इससे पहले वाले चैप्टर में जो यथार्थवाद को पढ़ा, उसके बीच में क्या अंतर है, आइए इसको समझते हैं। उदारवाद व्यक्ति क्रियाकलाप के केंद्र है। अभी हम लोग ने पढ़ा जो व्यक्ति की जो क्रियाकलाप है, उदारवाद के जो विचार हैं ये व्यक्ति के क्रियाकलाप के इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी जो व्यक्ति का क्रियाकलाप है यह केंद्र इनका बिंदु है। मानवीय स्वतंत्रता पर ये विश्वास रखते हैं। मनुष्य पर शासन उसकी सहमति के आधार पर ही किया जा सकता है, इस विचार पर उदारवाद विश्वास रखते हैं। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना चाहते हैं और निर्भर और सहयोग
का या इनका क्या है आधार, यह निर्भरता और सहयोग करना, यह इस आधार पर इस विचार की उत्पत्ति हुई है। यह विचार किसके अंतर्गत, उदारवाद के अंतर्गत आता है। और वहीं यथार्थवाद क्या है, शक्ति, शस्त्र और युद्ध के आवश्यक, वह क्या मानता है कि शक्ति, शस्त्र और युद्ध के लिए हमेशा राष्ट्र क्या होता है, राज्य सचेत रहता है, युद्ध के लिए हमेशा सचेत रहता है। राष्ट्र की शक्ति विकास राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने का माध्यम है। राष्ट्र की शक्ति विकास और राष्ट्रीय हितों को पूर्ण करने का मात्र माध्यम है। यानी राष्ट्र अपनी शक्ति क्यों बढ़ाता है, ताकि वह उसका विकास हो सके, उसके जो राष्ट्रीय हित हैं उसका विकास हो सके। शक्ति संघर्ष को मान्यता प्रदान करता है और समस्याओं का हल संघर्ष के आधार पर हो सकता है, ना कि बातचीत के आधार पर हो सकता है, जो उदारवाद मानता था। तो हम लोगों ने समझा यथार्थवाद और उदारवाद के बीच अंतर। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आइए बार हम लोग देख लें कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने उदारवाद के उपागम को पढ़ा, इसके क्या अर्थ हैं, ये क्या कहना चाहता है या किस पे विश्वास रखता है, इसको हम लोगों ने समझा। उसके बाद यह कब प्रबल हुआ, कब इससे भयानक क्षति पहुंची, इसको हम लोगों ने देखा। नव उदारवाद उपागम को देखा। फिर हम लोग ने भूमंडलीय अवधारणा को पढ़ा। फिर हम लोग ने नव उदारवाद और उदारवाद में अंतर को देखा। और आखिरी में हम लोग ने उदारवाद और यथार्थवाद को अंतर को देखा। इसी के साथ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।